नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नई वीडियो में। आज की ये जो मेन वीडियो है बजट के बारे में है। एक ये वीडियो बजट से पहले की है और एक वीडियो और आएगी बजट के बाद की वीडियो आएगी। जब बजट आ जाएगा 1 फरवरी 2023 के बाद एक वीडियो अलग आएगी। पिछले बार भी मैंने बनाया था वीडियो, उसमें भी गवर्नमेंट ने काफी कुछ सुधार किया था और इस बार भी मुझे लगता है गवर्नमेंट काफी कुछ सुधार करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को जो ये मेरी बातें हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए थोड़ी बहुत। ऐसे मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए बना रहा हूँ ताकि अगर कभी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज गवर्नमेंट को। ऐसे मतलब एक सजेशन के तौर पर बना रहा हूँ कि गवर्नमेंट को ये सजेशन अच्छा लगे तो ऐसा कुछ करे। तो उसमें देखिए, पहले तो होता है एक अलग से मिनिस्ट्री, ये जो सोशल डिफेंस सोशल वेलफेयर जो होता है, समाज सुरक्षा ऑफिस, उसके अंदर एक हमारा डिपार्टमेंट आता है। ऐसा नहीं करके एक अलग से हमारे लिए बजट में ही गवर्नमेंट को कह देना चाहिए कि डिसेबल पर्सन के लिए एक अलग से हम मंत्रालय बनाएंगे और ये मंत्रालय जो है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही रहेगा और इसकी ऑफिस जो है वो हर स्टेट में रहेगी। एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस, और राजकोट में डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस है, फिर वो अहमदाबाद में ऑफिस है, वो मेन मिनिस्ट्री की ऑफिस। जैसे ये दिव्यांगों का जो मंत्रालय बनेगा नया, वो पूरे का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा। ऐसा एक गवर्नमेंट को जो है वो प्रावधान कर देना चाहिए। हाँ, ये बजट की बात है, इसमें मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि पैसों वगैरह की बात होती है कि गवर्नमेंट इन डिपार्टमेंट को इतना देगी, इस डिपार्टमेंट को इतना देगी, इतना मोस्ट ऑफ केस में ये होता है। लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये बात अगर गवर्नमेंट तक पहुंचे तो इन फ्यूचर ये सब बातों पर गवर्नमेंट विचार करे तो इससे अच्छा, वो बहुत अच्छा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि एक ही ऑफिस होगी ऑल ओवर इंडिया में, मेन ऑफिस। क्योंकि इस बार इसमें क्या होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस की, उसके अंदर हम आते हैं डिपार्टमेंट में। तो वैसे ही एक मिनिस्ट्री होती है गुजरात में इसकी दिव्यांगों के लिए कि भाई वो भी समाज सुरक्षा आता है, समाज सुरक्षा ऑफिस, उसके अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट आता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि राजस्थान गवर्नमेंट है उसका थोड़ा अलग रहता है रूल्स, गुजरात गवर्नमेंट है तो उसका रूल्स अलग रहता है, फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो उसका रूल्स अलग रहता है। तो इसके लिए वन नेशन वन मिनिस्ट्री और वन नेशन वन रूल, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन स्कीम्स, वन नेशन वन प्रोग्राम, इससे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। क्योंकि एक ही गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन लानी पड़ेगी कि भाई दिव्यांगों को जो है वो इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम चलती है तो हर जगह यही पेंशन स्कीम चलेगी, जिसका अमाउंट है 1,000 रुपये पर मंथ। अभी क्या होता है कि इंदिरा गांधी का एक पेंशन मिलता है गुजरात में, तो उसका अमाउंट है 400 रुपया, 600 रुपया समथिंग, 400 600 मुझे पक्का याद नहीं, इतना है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से देती है 200 300 रुपये, तो एक तरह इस तरह से हो जाता है 1,000 रुपया। फिर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ा अलग करके देती है तो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। फिर अगर मान के चलिए कि गुजरात में कोई स्कीम चलती है लोन वगैरह की, तो महाराष्ट्र में वो टोटल अलग नाम से चलती है, टोटल सब सब कुछ उसका अलग ही रहता है। तो इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे लिए मुझे एक तक लगता है कि वन नेशन वन मिनिस्ट्री ये होना चाहिए। एक ही नोटिफिकेशन आएगी कि डिसेबल पर्सन के लिए ये पेंशन स्कीम सबको अपने स्टेट में लागू करनी है, जिसका अमाउंट पर मंथ 5,000 रुपये रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपने हिसाब से। फिर एक नोटिफिकेशन आएगी कि भाई जैसे एनएचएफडीसी मंत्रालय, एनएचएफडीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाउंडेशन है एनएचएफडीसी, तो भाई वहां से एक लोन मिलती है हम सबको। तो वहां पे लोन की अमाउंट होती है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए वाला जो लोन का अमाउंट वाली सिस्टम है, वो एक मिनिस्ट्री एक ऑफिस होगी तो उससे क्या फर्क होगा कि भाई वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के वो जो मेन होगी, वहां से एक नोटिफिकेशन आएगी, वो हर ऑफिस में चली जाएगी कि भाई ये डिसेबल पर्सन को ये लाभ देना है। अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो गुजरात गवर्नमेंट में थोड़ी अलग नाम से वो स्कीम चलती है, फिर वो महाराष्ट्र में जाएंगे तो फिर वो अलग नाम से चलती है। तो इससे अच्छा है कि उसकी एक मिनिस्ट्री और एक ऑफिस होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, तो सीधा डिसेबल पर्सन वहाँ ही चले जाएगा। मैं अगर राजकोट में जाऊँ कि सर मुझे 10 लाख की लोन लेनी है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ये करना है, और ये जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे, तो डॉक्यूमेंट तो वो लोग मांगते हैं थोड़े बहुत ज़्यादा भी, तो वो डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे सीधा सबमिट करेंगे, वो काम हमारा हो जाएगा आसानी से। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, मेन मिनिस्ट्री की एक ऑफिस होगी दिल्ली में और दूसरी ब्रांचेस होगी, मतलब जो दूसरी ऑफिस होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होगी। तो इससे मेन यही होता है कि एक ही इंफॉर्मेशन में सब कुछ मतलब इंक्लूड हो जाता है। अगर आज मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट अलग रूल्स बनाती है, अपने पीडीएफ अलग से बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए स्कीम अलग से बनाती है, तो इसमें सब लोचा लापसी हो जाता है। और डिसेबल पर्सन को अगर स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ लेना है और वहाँ पे वो जाए कि भाई ये जो स्कीम है नेशनल, ये जो वाली स्कीम है इसका आप लाभ देंगे यहाँ से, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। काफ़ी स्टेट में वो लोग
हेल्प करते हैं, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए और वही मिनिस्ट्री ऑल ओवर इंडिया चलेगी, जैसे सेंट्रलाइज हो जाता है सब कुछ। जैसे कैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट पे आती है, ऐसे ही हम दिव्यांगों का मंत्रालय सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आ जाएगा। समाज सुरक्षा के अंदर नहीं आएगा डिपार्टमेंट, और यहाँ पे स्टेट में भी समाज सुरक्षा के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, वो वाली सिस्टम चली जानी चाहिए। और वहाँ के मेन एक ही IAS ऑफिसर होने चाहिए पूरे गुजरात के, महाराष्ट्र के, कि वहीं से डिसीजन लिया जाएगा कि भाई ये डिसेबल पर्सन के लिए स्कीम है तो इसका लाभ उनको तुरंत दे दो। ऐसे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे, एक ही नोटिफिकेशन, एक ही ऑफिस और एक ही जगह पे डायरेक्ट जाना होगा। तो बाकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वन नेशन वन स्कीम, वन नेशन वन मिनिस्ट्री, वन नेशन वन पेंशन, वन नेशन वन प्रोग्राम स्कीम, ETC जो भी हो वन नेशन ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग 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 हर स्टेट में हो, जिससे कन्फ्यूजन काफ़ी फैल रही है आजकल। और डिसेबल पर्सन के लिए आज जो मान के चलिए, पहले जो है वो 2016 के बाद RPW एक्ट पहले जब था उसमें थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी कम थी। इस टाइम पे डिसेबिलिटी ज़्यादा कर दी गवर्नमेंट ने, क्योंकि अच्छा भी एक ज़्यादा कर दी, कोई बात नहीं उससे, लेकिन उतना गवर्नमेंट को हमारे लिए अमाउंट भी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अमाउंट रिजर्व रखना चाहिए। तो फिर अमाउंट को आवंटित करना चाहिए। पिछले साल की हम बात करें बजट में तो हमारे लिए 1200 करोड़ रुपए था, इसके पहले बात करें तो हमारे लिए 1000 करोड़ था। ये अमाउंट मुझे लगता है वो काफ़ी कम है। 21 टाइप की डिसेबिलिटी है तो उसमें आज मान के चलिए कि कोई अगर पहले थैलेसेमिया मेजर डिसेबल पर्सन नहीं थे तो वो तो ऐसे स्कीम का लाभ नहीं लेते थे। आज की तारीख में थैलेसेमिया डिसेबल पर्सन है वो सभी तरह के लाभ ले सकते। अगर लोन ही लेना हुआ उनको, तो अगर उनको जो है वो स्टार्टअप शुरू करना है छोटा सा लोन लेकर, वो तो ऐसे ही प्रॉब्लम वाले नहीं है, उनको तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, उनकी भी डिसेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कोई भी काम वगैरह करने में। तो उनके लिए अगर 10 लाख की लोन हो गई, फिर बाद में मैं अगर जाऊँ लोन लेने के लिए तो मुझे क्या कहेंगे पता है? अरे सर, अरे भाई, आप यहाँ पे आए इससे पहले एक भाई को लोन सैंक्शन कर दी, अब हमारे पास ग्रेजुटी नहीं है, क्या बोलते हैं वो, पैसा नहीं है। जब पैसा आएगा ऊपर से तब आपको भी मिल जाएगी। तो उसमें जो है वो NHFDC को एक लिमिटेड होती है कि भाई उनके लिए जो है वो 1000 करोड़ में से 500 करोड़ उनके दे दे, उनको दे दे, एग्जाम्पल के तौर पर भाई उनको दे दो 500 करोड़ रुपए। वो जो जो भी जिनको लोन चाहिए होगी वो देते रहेंगे। फिर वो एक साल में अगर 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट की जगह 600 करोड़ की एप्लीकेशन आ गई तो 100 करोड़ लोग कहाँ से लाएंगे? तो इससे जो है वो गवर्नमेंट को 1200 करोड़ नहीं, इससे ज़्यादा मतलब 10,000 करोड़ या तो 50,000 करोड़ रुपए जितना डिसेबल पर्सन के लिए आवंटित करना चाहिए, एक रिजर्व रखना चाहिए उतना। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आज कोई भी डिसेबल पर्सन है, उनकी डिसेबिलिटी हुई है तो उनको तो गवर्नमेंट फायदा देती है, तो सभी अप्लाई करेंगे हर स्कीम के लिए। तो इतना पैसा तो थोड़ा कम रहेगा ना। 21 टाइप की डिसेबिलिटी पहले जो थी वो 7-8 थी, तो उसमें जो है 1 करोड़ लोग थे, अभी 21 हो गई, तो लोग कितने, 3 करोड़ जितने हो गए होंगे ना। तो गवर्नमेंट को ऐसा भी सोचना चाहिए। 21 की उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी और किसी को भी, लेकिन गवर्नमेंट को ये बातों पर भी सोचना चाहिए ना पहले कि भाई हम 21 कर रहे तो इतना पैसा हम दे रहे हैं उनको, कि सभी को फायदा मिल सके हमारी स्कीम का। ये भी गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए। तो मैं ये जो वीडियो है वो कभी ना कभी किसी ना किसी गवर्नमेंट तक ये पहुंचे वीडियो, तो उनको भी थोड़ा पता चल सके। जैसा मैंने आपको कहा NHFDC का एग्जाम्पल, ऐसे ही हमारे लिए जो अभी चल रहा है वो इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम चल रही है ऑल ओवर इंडिया। एक इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम है और उसमें स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा बहुत अपना पैसा देता है। तो इसमें हम अगर मान के चलिए कि पहले जो है वो 60 डिसेबिलिटी थी, अभी 21 हो गई, तो अगर मान के चलिए कि गवर्नमेंट ने इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, 21 टाइप की डिसेबल पर्सन सभी को जो है वो ये पेंशन स्कीम का लाभ मिलने लगे, तो आप सोचो कितना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये 100 करोड़ की जगह 500 करोड़ या तो फिर 300 करोड़ गवर्नमेंट आवंटित करती है 10,000 करोड़ में से थोड़ा बहुत ज्यादा, तो फिर सभी को ये फायदा मिल जाए तो अच्छा है ना। इसलिए जो पिछले साल 1200 करोड़ मिला था, इससे अच्छा ये जो है वो 1300 10,000 करोड़ या तो 50,000 करोड़ गवर्नमेंट हमारे लिए आवंटित करती है, रिजर्व रखती है इस बजट में, तो अच्छा रहेगा। और जैसे हमने बजट में, जैसे हमने पेंशन का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही गवर्नमेंट की एक स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, और ये केयर गिवर अलाउंस ऐसा कुछ है, RPWD एक्ट में लिखा हुआ है। RPWD एक्ट का सेक्शन 24 है, उसमें ही गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर गवर्नमेंट के पास सिर्फ 1200 करोड़ रुपए होंगे और 21 टाइप की डिसेबिलिटी हुई तो ये कभी या कभी पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता 2050 तक ये चीज़ पॉसिबल है। अगर मोदी जी तक बात पहुंचे ये तो पॉसिबल है मुझे लगता है, क्योंकि वो थोड़े अच्छे इंसान मुझे लगते हैं मोदी जी। तो ये पॉसिबल है, इस पे एक्ट में लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ पर RPWD एक्ट।
इस एक्ट में लिखा हुआ है। और 1200 करोड़ रुपए में अगर 21 टाइप की डिसेबिलिटी में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मान के चलिए कि आज 10 करोड़ डिसेबल पर्सन है 21 के टाइप की डिसेबिलिटी में, तो मोटा मोटा आप समझे तो कम से कम 1 करोड़ डिसेबल पर्सन के पास जॉब होंगी शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो उनको जो है वो 1 करोड़ को निकाल दे तो 9 करोड़ तक ये 1200 करोड़ में से एक पैसा नहीं पहुंच सकता कभी भी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता होगा आज की तारीख में, लेकिन मिलता नहीं है। तो अगर ये मिलता होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट 1200 करोड़ रुपए ही देंगी तो ये हम चीज़ों का लाभ हमें कब मिलेगा, ये भी गवर्नमेंट को बजट में देखना चाहिए, पैसों के लिए आवंटित करते हैं तब। फिर है केयर गिवर अलाउंस, ऐसे जैसे मेरे जैसे डिसेबल होते हैं 100% डिसेबिलिटी, 80% डिसेबिलिटी, जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, उनको भी अगर गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना है अलाउंस के तौर पर, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पेंशन जैसे केयर गिवर अलाउंस, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना। 1200 करोड़ में पिछली बार दिया था, गवर्नमेंट कितना दे पाएगी। इससे अच्छा है गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ या तो 50,000 करोड़ हमारे लिए रिजर्व रखना चाहिए, आवंटित रखना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इस तरह से अगर गवर्नमेंट को ये सब फायदे देने हैं, आज की तारीख में ये तो नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, केयर गिवर नहीं मिलता, लेकिन ये सब हमको देना है डिसेबल पर्सन को, गवर्नमेंट को सच में। तो इसके लिए 1200 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए तक का ये मिलना चाहिए हमें राशि, धनराशि हमारे लिए अलग से आवंटित होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। और इससे 1200 करोड़ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आज आप मान के चल, आप आज अगर गवर्नमेंट की ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि पहले इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था, प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अभी जो है वो प्रोग्रेस हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। हर जगह पे रैंप बना दिया, लिफ्ट बना दी, और भी काफ़ी ऐसी डिसेबल पर्सन को प्रॉब्लम्स आती है, ब्लाइंड पर्सन को ऐसे, तो उनकी साइनिंग लैंग्वेज का, तो ये गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि अगर हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है डिसेबल पर्सन के लिए, तो हमें कम से कम इस मंत्रालय को अलग करना चाहिए, और इसको जो है वो एक अलग से ज़्यादा 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ तक की राशि जो पैसा है वो उनको देना चाहिए। तभी ये जो है वो, आप अगर मान के चलिए आपका गोल 2030 तक का फुल्ली एक्सेसिबल इंडिया का है, तो तब जाकर ये कंप्लीट हो पाएगा। आज हम बात करें जैसे पेंशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सच में नहीं है इतना, 1200 करोड़ में क्या ही मिल पाएगा हमको। इसके लिए मैंने जैसे कहा 10,000 करोड़ या तो 50,000 करोड़ हमें मिलना चाहिए। तो ऐसे ही डिसेबल पर्सन, आज मैं हूँ जैसे कि आज मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मतलब बचपन से पोलियो है, ऐसे मेरे दोस्त भी है ऐसे जो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं है, तो उनको जो है वो धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, धीरे धीरे वो सब करते हैं, तो फिर वो जो है उनको जॉब मिलती है। तो गवर्नमेंट को जो है वो जो एमपी या एमएलए को एक फंड मिलता है कि डिसेबल पर्सन के लिए उनको एक फंड आवंटित किया जाए, तो उनको जो है वो मोस्ट ऑफ केस में, गुजरात में तो ये सब थोड़ा कम है, क्योंकि मेरे एक दोस्त है, उन्होंने 2018 या 19 में कोरोना से पहले बाइक मिली थी उनको, एमपी या एमएलए के मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं भूल गया, चौड़ासमा थे वो एमएलए एमपी, तो उनको जो है वो एक बाइक मिली थी। तो उसमें जो है वो राजस्थान में कम से कम पिछले साल 2 बार एमएलए और एमएलए जो है उन्होंने जो है वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है, 2 बार उन्होंने दिव्यांगों के लिए जो है वो बाइक दी, 2 बार उन्होंने बाइक दी, मतलब एक बार इस डिस्ट्रिक्ट से मिली और एक बार विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट ने विधानसभा से, तो उनको 2 बार मिली। जो हमारे लिए जो एक पैसा मिलता है एमएलए को या एमपी को, अगर वो अपना पैसा जो है वो सही जगह पे इन्वेस्ट करे, मतलब सही पे दिव्यांगों को फायदा मिले, तो दिव्यांगों को एक तरह से स्कूटी फ्री में मिलती है उनके तरफ से, स्कूटी तो नहीं लेकिन उनको जो है वो एक अमाउंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि इस साल में आपको जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए ये पैसा आप रखो, उनको हेल्प मिलेगी, उसका वो अलग किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं डिसेबल पर्सन के लिए। अगर मान के चलिए आज मुझे एक जॉब मिली है, तो मुझे जॉब तक आने जाने के लिए एक मेरे पास जो एमपी एमएलए का जो ग्रांट होती है उसमें से मुझे एक स्कूटी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो इसके लिए जो एमएलए एमपी को जो फंड मिलता है हमारे लिए, उसमें भी गवर्नमेंट को जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए। मान के चलिए आज 15 करोड़ मिलते हैं तो उसको 50 करोड़ तक करना चाहिए, तो इससे काफी डिसेबल पर्सन को और फायदा होगा। और जिनकी सच में जरूरत है पैसों की और जो अपना गुजारा कर रहे हैं इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली जॉब में से, तो उनको जो है वो एक अपनी तरीके से ऑफिस जाने के लिए या तो ऑटो करना पड़ता है स्पेशल, या तो फिर वो ऐसे ही साइकिल ट्राइसिकल वगैरह चला कर जाते आसपास में हो। तो अगर उनको जो है वो इस तरह से एमएलए एमपी की ग्रांट से जो है वो स्कूटी मिल जाए और उसके ऊपर उनको पेट्रोल सब्सिडी डीजल सब्सिडी मिले तो कितना अच्छा होगा। तो पेट्रोल सब्सिडी और फ्यूल सब्सिडी में क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि भाई डिसेबल पर्सन अपनी
बाइक या स्कूटी या फिर कार ऐसा जो भी हो उनके लिए 20 लीटर की उनको पेट्रोल सब्सिडी मिलेगी 50% की। ऐसी स्कीम्स चंडीगढ़, गोवा और पुडुचेरी में आज की तारीख में है। तो गवर्नमेंट को इस बातों पर भी सोचना चाहिए, जो एमपी एमएलए के फंड है उसको इंक्रीज करना चाहिए। फिर ऐसी जो स्कीम्स बंद हो रही है पेट्रोल सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी, उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसा देगी तो ये सब बड़े बड़े स्टेट में भी होगा। और आज अगर डिसेबल पर्सन के लिए एक मेडिकल अलाउंस मिले गवर्नमेंट की ओर से, वन नेशन वन मिनिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट से, तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि डिसेबल पर्सन को काफी कुछ जो है वो दवाइयों का खर्चा वगैरह होता है, तो इसके लिए ये सब देखना चाहिए और एक नोटिफिकेशन अलग से लानी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। और इसके बाद जो है बजट में क्या क्या मिला इस बार, उसका वीडियो अलग से आएगा फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो बाय बाय एंड टेक केयर।